नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी मोदी के प्रधानमंत्री बनने पर राहुल गांधी के बड़े खुलासे की, चुनाव आयोग की वेबसाइट को लेकर मचे बवाल की, देखेंगे संसद में एसआईआर पर छिड़े घमासान को, पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर ममता सरकार के एक्शन को, जानेंगे क्यों नीतीश और अमित शाह में ठनी, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट की बांके बिहारी ट्रस्ट पर अस्थायी रोक, केस हाईकोर्ट को किया ट्रांसफर। यूपी सरकार ने देखभाल के लिए बनाया था मंदिर। राजद्रोह कानून की संवैधानिक वैधता से जुड़ी याचिका की जांच करेगा सुप्रीम कोर्ट, केंद्र से मांगा जवाब। ब्रिटिश शासन के कानून का उत्तराधिकारी माना जा रहा है ये कानून। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का मामला 14 अगस्त तक के लिए सुप्रीम कोर्ट ने टाली सुनवाई। 5 अगस्त 2019 से केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर। अमेरिका के टैरिफ का शेयर बाजार पर दिखा असर, 765 अंकों की गिरावट के साथ 79,857 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 232 अंकों की गिरावट के साथ 24,363 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। राहुल ने दावा किया कि नरेंद्र मोदी वोट चोरी कर पीएम बने हैं। चुनाव आयोग की मदद से एनडीए को जीत मिली है। इसके तमाम सबूत हम सामने ला चुके हैं और अभी ये शुरुआत है। हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। तो और क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, देखिए इस रिपोर्ट में। बेंगलुरु में बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य निर्वाचन आयोग का दफ्तर घेर लिया। वोट चोरी पर सवाल पूछे जा रहे हैं तो चुनाव आयोग अपना चेहरा छिपाने की कोशिश कर रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने वोट चोरी के आरोप लगाए हैं। कहा है कि चुनाव में धांधली सबसे बड़ा अपराध है। राज्य सरकार को इस मामले में जांच करनी चाहिए। राहुल गांधी ने वोट चोरी के तमाम सबूत सामने रख दिए हैं। कई सवाल उठाए हैं, उसका जवाब चुनाव आयोग के पास नहीं है। वो राहुल के सवालों को खारिज भी नहीं कर पा रहा है, उल्टा राहुल से अपने आरोपों का शपथ पत्र देने को कहा है। लेकिन राहुल गांधी ने भी साफ कर दिया है कि वो संसद में शपथ ले चुके हैं। सवाल चुनाव आयोग से है। सबूतों के साथ आरोप लगाए गए हैं, इसलिए आयोग भी सबूतों के साथ जवाब दे, क्योंकि अब सवाल पूरी चुनाव प्रक्रिया पर उठ रहे हैं। राहुल ने कहा कि अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। राहुल ने दावा किया कि लोकसभा चुनाव में 25 सीट ऐसी हैं जिन्हें भाजपा ने 35,000 या कम वोट से जीती। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए तो हम साबित कर देंगे कि मोदी चोरी करके प्रधानमंत्री बने। चुनाव आयोग को पिछले 10 साल की देश की सारी इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट और वीडियोग्राफी देनी चाहिए। ये सब नहीं देंगे तो क्राइम है। भाजपा को चुनाव चोरी करने दे रहे हैं। पूरे देश को चुनाव आयोग से वोटर्स का डेटा मांगना चाहिए। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोलते हुए एक्स पर पोस्ट किया। वोट चोरी केवल चुनावी घोटाला नहीं, बल्कि संविधान और लोकतंत्र के साथ बड़ा विश्वासघात है। देश के गुनाहगार सुन लें, वक्त बदलेगा, सजा जरूर मिलेगी। यानी राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को चौतरफा घेर लिया है। देखना होगा कि चुनाव आयोग की तरफ से कोई सफाई आती है या नहीं। राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि गुनहगारों को सजा जरूर मिलेगी। उन्होंने चुनाव आयोग पर सबूतों के साथ आरोप लगाए हैं। लेकिन राहुल गांधी के वोट चोरी पर खुलासे के बाद से ही आयोग की वेबसाइट पर कई राज्यों की ई वोटर लिस्ट वाले पेज अचानक डाउन हो गए, जिसे लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये कोई टेक्निकल फॉल्ट है या फिर कुछ और। तो क्यों डाउन हुई चुनाव आयोग की वेबसाइट, क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के एटम बम वाले खुलासे के बाद चुनाव आयोग की वेबसाइट सवालों में आ गई है। कई राज्यों की ई वोटर लिस्ट के पेजों के डाउन हो जाने पर हंगामा खड़ा हो गया है। इस घटना ने विपक्ष के आरोपों को और बल दे दिया है, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल उठने लगे हैं। राहुल गांधी ने हाल ही में आरोप लगाया था कि चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के दौरान वोटिंग परसेंट के आंकड़े जारी करने में देरी की, तो इसके साथ ही वोटर लिस्ट में धांधली के कई सबूत भी पेश किए। इसके ठीक अगले ही दिन महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों की वोटर लिस्ट से जुड़े पेजों ने काम करना बंद कर दिया। आमतौर पर वेबसाइट पर किसी तकनीकी दिक्कत को मेंटेनेंस मानकर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन राहुल गांधी के गंभीर आरोपों के बाद इस घटना को महज एक तकनीकी खराबी नहीं माना जा रहा है। सोशल मीडिया पर यूजर्स का कहना है कि क्या चुनाव आयोग हलफनामा देकर यह साबित कर सकता है कि यह सिर्फ एक तकनीकी समस्या थी या इसके पीछे कोई और मकसद था। इस घटना ने एक बार फिर जनता के मन में यह सवाल पैदा कर दिया है कि क्या चुनाव आयोग अपनी विश्वसनीयता को कायम रख पाएगा। विपक्ष का आरोप है कि आयोग पारदर्शिता से काम नहीं कर रहा है। वहीं चुनाव आयोग ने अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। अब ये टेक्निकल फॉल्ट था या कुछ और,
इसका जवाब तो चुनाव आयोग ही दे सकता है। चुनाव आयोग गंभीर सवालों से घिर गया है। विपक्ष ने सड़क से लेकर संसद तक मोर्चा खोला हुआ है। राहुल ने बैंगलोर से आवाज उठाई तो विपक्षी सांसदों ने संसद में चुनाव आयोग के साथ ही सत्ता पक्ष को भी घेरा। संसद में आज भी एसआईआर के मुद्दे पर बहस छिड़ी रही। वहीं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने विपक्षी सांसदों पर सदन की कार्यवाही में व्यवधान डालने के आरोप लगाए। तो क्या कुछ रहा संसद का दिन भर का घटनाक्रम, देखिए इस रिपोर्ट में। संसद का मानसून सत्र शुरुआत से ही हंगामेदार बना हुआ है। संसद के मानसून सत्र के तीसरे हफ्ते के अंतिम दिन की कार्रवाई शुरू होने से पहले विपक्षी दलों ने सत्तापक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। विपक्षी दलों के सदस्यों ने संसद के मुख्य द्वार पर एसआईआर को लेकर प्रदर्शन किया। विपक्षी दल लगातार बिहार में वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण के मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहे हैं और अब ये मांग तूल पकड़ती जा रही है। विपक्षी दलों के नेताओं ने एसआईआर पर चर्चा की मांग को लेकर फिर से प्रदर्शन किया और इसे वापस लेने की मांग की। इस दौरान विपक्षी सांसद हाथ में बैनर और पोस्टर लिए नजर आए। सांसदों ने जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी भी मौजूद रहीं। राज्यसभा की कार्रवाई आज भी नहीं चल सकी। दोपहर 12 बजे जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई, विपक्ष का विरोध फिर से शुरू हो गया। विपक्षी सांसदों ने एक दिन पहले राहुल गांधी की तरफ से चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोप का मुद्दा उठा दिया। आसन से घनश्याम तिवारी ने कहा कि ये प्रश्नकाल है, केवल प्रश्न ही जाएगा, बाकी कुछ भी कार्यवाही में नहीं जाएगा। विपक्ष के विरोध की वजह से सदन की कार्यवाही 11 अगस्त को 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं लोकसभा में भी कुछ ऐसा ही नजारा दिखाई दिया। विपक्ष के सदस्य वेल में आकर नारेबाजी करने लगे। इस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स बिल वापस ले लिया, लेकिन विपक्ष का विरोध जारी रहा, जिसके बाद आसन से कृष्ण प्रसाद तेन्नेटी ने सदन की कार्यवाही 11 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी। विपक्ष लगातार एसआईआर का विरोध कर रहा है। इसके बावजूद बिहार के बाद अब चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया लागू करने की कवायद शुरू कर दी है। लेकिन ममता सरकार ने भी साफ कर दिया है कि चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल में कोई खेला नहीं कर पाएगा। बंगाल अभी एसआईआर के लिए तैयार नहीं है। ममता सरकार की तरफ से चुनाव आयोग को पत्र भेजा गया है। तो क्या कुछ है इस चिट्ठी में, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। चुनाव आयोग ने बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पश्चिम बंगाल में भी इसे लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन ममता सरकार ने इसे लेकर आपत्ति जाहिर की है। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी एसआईआर के खिलाफ खुलकर सामने आ गई हैं। ममता सरकार की तरफ से राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र भेजा गया, जिसमें बंगाल के मुख्य सचिव मनोज पंत ने कहा है कि बंगाल फिलहाल इस बदलाव के लिए तैयार नहीं है और इस तरह से मतदाता सूची का एसआईआर नहीं किया जा सकता। इसके लिए कम से कम 2 साल लगेंगे। हाल ही में राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव आयोग को एक पत्र लिखकर कहा था कि बंगाल एसआईआर के लिए तैयार है, लेकिन अब बंगाल सरकार ने उस पत्र को अस्वीकार कर दिया है। मुख्य सचिव ने आयोग के सीईओ कार्यालय को एक पत्र भेजकर राज्य की स्थिति साफ की है। उन्होंने साफ किया है कि अभी समय नहीं आया है। मुख्य सचिव पंत के जरिए भेजे गए पत्र में नाराजगी जताई गई। उस पत्र में ये सवाल उठाया गया कि सीईओ कार्यालय ने राज्य से परामर्श किए बिना आयोग को पत्र क्यों भेजा। एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग और विपक्ष के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। बिहार में वोटर लिस्ट संशोधन को लेकर बवाल मचा हुआ है। इस मुद्दे पर विपक्षी दल विरोध जता रहे हैं। विपक्ष ने एसआईआर के खिलाफ सख्त रुख अपनाया हुआ है और अब ममता सरकार के रुख ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। ममता सरकार ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है तो टेंशन नीतीश कुमार ने भी बढ़ा दी है। बिहार में एनडीए गठबंधन में तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। इसकी झलक गृहमंत्री अमित शाह के बिहार दौरे में भी दिखाई दी, जब सीएम नीतीश कुमार ने शाह की बात न मानते हुए आसन से दूरी बना ली, जिसके बाद बिहार एनडीए में खींचतान खुलकर सामने आ गई। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की गृहमंत्री अमित शाह से नाराजगी की चर्चा तो पहले से ही चल रही थी और इस पर अब खुद नीतीश कुमार ने ही मुहर लगा दी है। गृहमंत्री शाह की सभा में नीतीश शामिल तो हुए, लेकिन जब शाह ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें नीचे आसन पर बैठने का इशारा किया तो नीतीश कुमार ने अपना हाथ छुड़ा दिया और वो आसन पर भी नहीं बैठे बल्कि दूसरी कुर्सी पर जाकर बैठ गए। यही नहीं, जब उन्हें तिलक लगाया जा रहा था तब उन्होंने अपना सिर ही पीछे कर लिया, जिसके बाद एनडीए गठबंधन में चल रहा अंदरूनी टकराव सबके सामने आ गया है। दरअसल गृहमंत्री सीतामढ़ी जिले के पुनौरा धाम में मां जानकी मंदिर के पुनर्विकास परियोजना की आधारशिला रखने के लिए वहां पहुंचे थे, लेकिन मंदिर से ज्यादा चर्चा अब इस वाकये की हो रही है जिसमें सीएम नीतीश कुमार ने अमित शाह से अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर कर दी है। पहले से ही यह दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार को डर है कि इस बार बीजेपी उन्हें सीएम नहीं बनाएगी, लेकिन वो अपनी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है और इसी सिलसिले में उनकी नाराजगी खासकर अमित शाह से इसलिए है क्योंकि दिसंबर 2024 के कार्यक्रम के दौरान शाह से जब पूछा गया कि बिहार का सीएम कौन होगा तो उन्होंने नीतीश कुमार का नाम लेना तो दूर, सीधे ये कह दिया कि इस तरह के फैसले यहां मंच पर नहीं होते हैं।
नीतीश कुमार तब ही समझ गए थे कि बीजेपी महाराष्ट्र की तरह उनके साथ भी कोई खेल कर सकती है और तब से ही वो अमित शाह से नाराज बताए जा रहे हैं। और अब इस घटना को देखते हुए ये साफ हो गया है कि चुनाव से पहले ही बिहार में सत्ताधारी गठबंधन एनडीए में टकराव के हालात बन गए हैं। देखना यह होगा कि क्या बीजेपी हाईकमान इस बढ़ती नाराजगी को दूर कर पाएंगे या नीतीश कुमार को कोई बड़ा फैसला करना होगा। नीतीश की नाराजगी खुलकर सामने आ गई है। वैसे नाराजगी तो हाईकोर्ट के जजों ने भी जताई है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजों के विरोध के चलते हालात ऐसे बन गए कि सुप्रीम कोर्ट को अपनी टिप्पणी वापस लेनी पड़ गई। तो क्यों सुप्रीम कोर्ट ने वापस ली टिप्पणी, आखिर क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजों ने मोर्चा खोल दिया। 13 जजों ने सीजेआई बीआर गवई से सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के खिलाफ फुल कोर्ट मीटिंग बुलाने की मांग की। वो आदेश था इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज प्रशांत कुमार को आपराधिक मामलों की सुनवाई से हटाने का। दरअसल जस्टिस प्रशांत कुमार ने एक सिविल विवाद में क्रिमिनल समन को सही ठहराया था। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने इसे गंभीर गलती मानते हुए ऐसा आदेश पारित कर दिया, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज काफी नाराज हुए और अपनी नाराजगी जाहिर भी की। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी सीजेआई को इसे लेकर पत्र लिखा और अब सीजेआई गवई के अनुरोध पर सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड से ये टिप्पणियां हटा दी गई हैं। कोर्ट ने बताया कि ये टिप्पणी सीजेआई बीआर गवई के अनुरोध पर हटाई जा रही है, जिन्होंने मामले पर पुनर्विचार करने को कहा था। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी साफ किया कि उसका उद्देश्य जज को शर्मिंदा करना या उनके खिलाफ कोई टिप्पणी करना नहीं था। जस्टिस जेबी पारदीवाला और आर महादेवन की पीठ ने दोहराया कि ये टिप्पणी न्यायपालिका की गरिमा बनाए रखने के लिए की गई थी। जिसके बाद ये मामला शांत हुआ, लेकिन जिस तरह से हाईकोर्ट के जजों के विरोध के चलते सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी हटानी पड़ी, ऐसे में ये वाकया चर्चा में बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जजों की नाराजगी दूर होती नजर आ रही है, लेकिन तमिलनाडु और केंद्र के बीच तकरार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। राज्य की स्टालिन सरकार किसी भी स्थिति में केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू नहीं करना चाहती। इसी सिलसिले में अब राज्य सरकार ने नई शिक्षा नीति का ऐलान किया है। तो क्या अलग है स्टालिन सरकार की इस शिक्षा नीति में और क्या इससे बढ़ सकता है दोनों सरकारों के बीच का तनाव, जानेंगे इस रिपोर्ट में। तमिलनाडु और केंद्र सरकार के बीच तनातनी की खबरें कोई नई नहीं हैं। अब एक बार फिर दोनों ही सरकारों में ठन गई है। राज्य के सीएम एमके स्टालिन ने केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति को सिरे से खारिज करते हुए राज्य शिक्षा नीति लॉन्च कर दी है। स्टालिन ने इसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी से बेहतर विकल्प बताया है। इसे लेकर उनके बेटे और राज्य सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि केंद्र सरकार 1000 करोड़ दे या कितना भी पैसा दे, तमिलनाडु न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं अपनाएगा। हम थोपे गए नियम को नहीं मानते हैं। इस SEP यानी राज्य शिक्षा नीति में तमिल और इंग्लिश की 2 भाषा नीति को बरकरार रखा गया है, जबकि केंद्र की न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हिंदी, इंग्लिश और स्थानीय भाषा वाले 3 भाषा फॉर्मूले पर जोर है। तमिलनाडु ने हिंदी को अनिवार्य करने से साफ इनकार कर दिया है। यह नीति CBSE, ICSE और तमिलनाडु बोर्ड के सभी स्कूलों पर लागू होगी। इस SEP में कई बड़े बदलाव हैं। कक्षा 3वीं, 5वीं और 8वीं में कोई परीक्षा नहीं होगी, क्योंकि इसे सामाजिक न्याय के खिलाफ और स्कूल छोड़ने की वजह माना गया है। वहीं 10वीं में किसी को भी फेल नहीं किया जाएगा। कॉलेज में एडमिशन के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की जगह 11वीं 12वीं के नंबरों को आधार बनाया जाएगा। इसके साथ ही विज्ञान, AI और अंग्रेजी को बढ़ावा देने के लिए सरकारी स्कूलों में भारी निवेश का भी प्रस्ताव है। समिति ने शिक्षा को समवर्ती सूची से हटाकर फिर से राज्य सूची में लाने की मांग भी की है। ये कदम तमिलनाडु की क्षेत्रीय पहचान और स्वायत्तता को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम है। लेकिन इस फैसले से केंद्र के साथ राज्य का टकराव बढ़ना भी तय माना जा रहा है। क्या ये नीति तमिलनाडु के लिए गेम चेंजर साबित होगी, ये तो देखना होगा। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। जादू तभी तक अच्छा लगता है जब तक उसकी पोल ना खुल जाए, लेकिन जब जादू की पोल खुल जाती है तो जादूगर की भी थू-थू होती है। यही सब कुछ हो रहा है आजकल चुनाव आयोग के साथ में, जिसकी हाथ की सफाई को कल राहुल गांधी ने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उजागर कर दिया। इससे एक बात तो जाहिर होती है कि देश में कहीं किसी का कोई जादू नहीं चल रहा है तो मोदी है तो मुमकिन है चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।